नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुद्दे की और मैं हूं आपके साथ चेताली पाटिल। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरियों में जल्द ही शराबबंदी का फैसला लिया जा सकता है। साधु संतों और लोगों के सुझाव मिलने के बाद सरकार आगामी फाइनेंशियल ईयर से धार्मिक नगरियों में शराबबंदी लागू कर सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार विचार कर रही है कि हमारे धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें। धार्मिक नगरों से शराबबंदी की तरफ बढ़े कई साधु संत ने, कई लोगों ने सुझाव दिए हैं। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री पर जल्द प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को प्रस्तावित नीति में प्रावधान करने को कहा है। इस फैसले पर अमल के बाद उज्जैन समेत एमपी के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू हो जाएगी। सीएम ने सोमवार को कहा, बजट सत्र नजदीक है, ऐसे में सरकार धार्मिक नगरों में शराबबंदी को लेकर आबकारी नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में इस पर अमल किया जा सकता है। राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए धार्मिक नगरों की बाहरी सीमाओं में शराब दुकानें खोलने को लेकर आबकारी विभाग के अधिकारी मंथन कर रहे हैं। धार्मिक नगरों पर हम अपनी नीति में संशोधन करें और धार्मिक नगरों से शराब की बंदी की तरफ बढ़ें। कई साधु संतों ने, कई लोगों ने सुझाव दिए। हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने धार्मिक नगरों में शराबबंदी को लेकर कहा, इससे पहले नर्मदा किनारे शराबबंदी का फैसला लिया गया था, लेकिन नर्मदा किनारे एक गांव ऐसा नहीं है जहां अवैध या वैध शराब न बिक रही हो। वहीं जीतू पटवारी ने सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराबबंदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया है। उमंग सिंघार का कहना है कि कहने से काम नहीं चलेगा, ये बताएं कि आदेश कब निकलेगा। धार्मिक नगरी में ही क्यों, पूरे प्रदेश के अंदर क्यों नहीं आप शराबबंदी करना चाहते? इसके पीछे क्या है? कुछ जिले आप छोड़ना चाहते हो? क्यों छोड़ना चाहते हो? कि गुजरात शराब जाए इसलिए छोड़ना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि अगर प्रदेश की जनता के लिए अगर निर्णय करना है तो धार्मिक शहरों के साथ पूरे प्रदेश के अंदर होना चाहिए। बहरहाल शराबबंदी की दिशा में सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। वहीं ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार की कवायद का असर जमीनी स्तर पर कितना नजर आता है। स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है ब्रिज गोपाल लोहिया, बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर विक्रम चौधरी, कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। आप तीनों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मैं सवाल करना चाहूंगी ब्रिज गोपाल लोहिया जी आपसे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि धार्मिक नगरी में शराब बंदी की जाएगी, लेकिन देखा जाए तो इससे पहले भी कई घोषणाएं हुई है। नर्मदा के दायरे में प्रतिबंधित लगाने को कहा गया था शराब को, लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो आसपास के दायरे में कहीं भी शराब पर प्रतिबंध नहीं लगा है। देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट आपसे कर दूं कि आप उस जगह का नाम बताइए जहां सरकार की ओर से वहां की शराब की दुकान नीलाम। हमने तय किया था कि नर्मदा नदी के दोनों तटों पर 5 किलोमीटर तक शराब की दुकानें जो थी उनको हम समाप्त करेंगे और सरकार ने उस पर अमल किया और शराब दुकानें वहां से हटा दी गई। ये एक और कदम हम आगे बढ़ रहे हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम शराब की दुकानों को जो धार्मिक क्षेत्र नगर हैं उनसे भी बाहर करेंगे, उनके भी बाहर करने का काम करेंगे। और एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हर उस मंशा चलने का प्रयत्न करेगी जहां तक संभव होगा। जो जनभावनाएं होंगी, जो संस्कृति की रक्षा करने के लिए होंगी, उन हर काम को करने के प्रयास सरकार करेगी। और वो इसलिए करेगी कि आपने कई बार सुना है माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट विजन है इस मामले में कि हम विकास और विरासत को साथ साथ आगे चलाने का काम करेंगे। और निश्चित है, मुझे लगता है कि ये जो कदम है कि संविधान में वर्णित है कि हमें ऐसे कदम उठाते रहना चाहिए जहां लोग हतोत्साहित हों, नशे के प्रति उनकी आसक्ति की बजाय अरुचि बढ़े। इस तरह के प्रयत्न सरकार करती रही है और आगे भी करती रहेगी। जी,
सवाल एक और है ब्रिज गोपाल जी कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर सरकार कार्य तो करेगी, लेकिन देखा जाए मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले तो ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो शराब की बिक्री पर ही होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर शराबबंदी को लेकर आप शराब बंद करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, तो आगे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सरकार के पास क्या आइडिया है, क्या करने वाली है सरकार? पहली बात तो यह है कि राजनीति में और सरकार के संचालन में प्रश्न काल्पनिक नहीं हो सकते और काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर भी नहीं हो सकता है। जिन्होंने काल्पनिक प्रश्नों के आधार पर इस तरह की योजनाओं को अमल में लाए हैं उनकी स्थिति आपको मालूम है कि किस तरह बिहार में शराबबंदी की गई और उसके बाद बिहार की अर्थव्यवस्था का क्या हुआ वो भी लोगों को मालूम है और शराबबंदी वहां कितनी लागू हुई ये भी लोगों को मालूम है। देखिए, हम बिल्कुल ईमानदारी से कहते हैं कि सामाजिक कर्तव्य है कि हम शराब के प्रति लोगों को हतोत्साहित करें, ये एक बात है। परंतु यदि जब तक हम शराबबंदी के लिए पूर्ण शराबबंदी तक नहीं जा रहे हैं तब उस राजस्व की पूर्ति कहां से करेंगे? तो मुझे लगता है कि आज ये जो प्रश्न है आज काल्पनिक है, जिसको जिस दिन हम इसको वास्तविकता की ओर आगे बढ़ेंगे उस पर भी विचार करेंगे कि किस तरह से आएगा और किस तरह से हम वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। हमने मध्य प्रदेश के बजट को 23,000 करोड़ से बढ़ाकर 3.5 लाख करोड़ करने का काम किया और अगला लक्ष्य हमारा 7 लाख करोड़ तक ले जाने का है। और निश्चित जब ईमानदार प्रयत्न होते हैं, मन में विश्वास होता है और जो हमारे लक्ष्य होते हैं उनको पाने के लिए जब हम ईमानदाराना कोशिश करते हैं तो लक्ष्य प्राप्त होते हैं। जी, चाहिए कांग्रेस प्रवक्ता की और रुख करना चाहेंगे डॉक्टर विक्रम चौधरी जी। जिस तरीके से देखा जाए 18 महीने की सरकार जो है वो कमलनाथ की रही थी, कांग्रेस की रही थी। आप कई बार अब धार्मिक नगरी में यदि सरकार प्रतिबंधित लगाने के लिए कह रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि आपकी सरकार थी तब, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो भूपेश बघेल की जब सरकार थी उससे पहले इसी पर उन्होंने वोट लिया था कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन सरकार बन गई, 5 साल गुजर गए लेकिन शराबबंदी वहां पर भी नहीं की गई थी। संविधान शराब को एक अवांछनीय बुराई के तौर पर देखता है। वो सलाह देता है कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहां वो जो शराब मुक्त हो, नशा मुक्त हो। अब मुख्यमंत्री साहब का ये निर्णय ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि ये किस स्थान को धार्मिक मानते हो, किस स्थान को धार्मिक नहीं मानते हैं, ये विवाद का प्रश्न है। इसलिए ये सरकार जब इस तरह के निर्णय लेती है, सरकार की जो छवि और प्रतिष्ठा इस तरह की है कि इसके धार्मिक निर्णय हमको कहीं ना कहीं सांप्रदायिक लगते हैं। हमको इसके पहले भी उमा भारती जी ने भी इस तरह की बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन उन सब का क्या परिणाम हुआ किसी से छिपा नहीं है। वो हमारा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा तस्करी जो है शराब की हो रही है। आप एक तरफ इस तरह की घोषणाएं करते हो, दूसरी तरफ आप अपने प्रदेश में शराब की तस्करी रोक नहीं पा रहे और पूरी जो शराब है वो गुजरात जा रही हो, एक बड़ा माफिया इसका तैयार हो गया है। तो ऐसे में इस तरीके के निर्णय कोरी राजनीति लगती है। ये पर्ची के मुख्यमंत्री हैं और अगली पर्ची आने तक अपना समय पास कर रहे हैं और इस तरह के निर्णय पर हल्ला करवाने की मंशा के पीछे इनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि जो ये अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के जो अधिकारों का हनन कर रहे हैं वो सारी असफलताएं और उनकी जो कूटनीतियां हैं वो छिप जाएं। आप देखिए, आज ही एक सर्कुलर आया है जिसमें कहा गया है कि 50% जो भर्तियां हैं वो संविदा के द्वारा की जाएंगी। अब संविदा एक अपने आप में असंवैधानिक व्यवस्था है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं। विक्रम जी, मुद्दा शराबबंदी है क्योंकि देखा जाए शराब जो है ये इस तरीके की जो छुटपुट राजनीति है, ये से बड़े बड़े मुद्दों को और जनता से जो उनके संवैधानिक अधिकार छीनने के लिए, देखिए शराबबंदी जो मुद्दा है उस पर अगर बात कर जाए विक्रम जी, तो कमलनाथ की जब सरकार थी, आप इनसे देखिए कमलनाथ की जब सरकार थी तब महिलाओं के लिए स्पेशल दुकानें और उसमें भी विदेशी ब्रांड की शराबें जो है इस तरीके की घोषणा भी जो उस टाइम पे की गई थी। तो यदि अगर सरकार धार्मिक नगरी के जरिए ही अगर इसकी शुरुआत करी है शराबबंदी की, तो इसमें दिक्कत क्या है कांग्रेस को? नहीं तो तस्करी भी तो बंद करवानी चाहिए। जो अवैध शराब हर जगह बिक रही है, हर धार्मिक नगरी में अवैध शराब बिक रही है। आप उस नगरी से 2-5 किलोमीटर दूर शराब बिकवाएंगे तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि उस नगर में शराब नहीं आ पाएगी? आपको पता है कि भाजपा का जो माफिया है, भाजपा से जितने जुड़े लोग हैं वो सब तस्करी में लिप्त हैं, अवैध धंधे करते हैं, खनन माफिया हैं, शराब माफिया। आप निकलवाइए, आप पता करिए कि उज्जैन में आज शराब किसके रिश्तेदार बेच रहे हैं।
मेरा कहने का आशय ये है कि शराबबंदी पे यदि सरकार गंभीर है, जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि आप पूरी शराबबंदी की तरफ क्यों नहीं बढ़ते हैं, आप क्रमिक शराबबंदी की घोषणा कीजिए। आप इस तरीके और हमेशा ऐसे निर्णयों को धर्म से जोड़ने का क्या आशय है? जी आप चलिए, ये- ब्रिज ये- गोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। विक्रम जी आप पे आऊंगी, उससे पहले ब्रिज गोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। तीनों बातों का जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, मैंने तो कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगाया, मगर बड़ी गंभीरता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने पर कभी भी शराबबंदी को अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया। इसके बावजूद भी शराब को हम किस तरह हतोत्साहित करते हैं उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। मगर एक तरफ वो लोग हैं जो हम पर उंगली उठा रहे हैं, जिन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी। केवल घोषणा पत्र का विषय नहीं था, घोषणा पत्र में तो छपा ही था, परंतु हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि हम सरकार में आने के 1 माह में शराबबंदी कर देंगे। वो लोग ये सरकार में आते ही भूल गए और 60 महीने सरकार चलाकर बाहर हो गए। दूसरी बात, जो लोग आज जैसे उमंग सिंगार जी की बात आप करते हैं, उमंग सिंगार जी से मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न करना चाहता हूं कि केवल शराब की दुकानें ही नहीं, जिस समुदाय का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें आदिवासी जो हमारे भाई हैं, उनको खासतौर से झाबुआ, अलीराजपुर, इन जिलों में जहां से वो आते हैं, वहां से तो उन्हें घर में शराब बनाने की अनुमति दी है। पहले वो इस बात का ये तैयार करें माहौल कि क्या उनके क्षेत्र में शराबबंदी कर दी जाए, और वो भी घर शराब बनाने की। ये देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, कांग्रेस तो के आदिवासी क्षेत्रों में धार्मिक जगह नहीं पाई जाएंगे क्या? वहां के लिए सरकार की क्या नीति है, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि शराब को हमने कांग्रेस की तुलना में कितनी दुकानें 2020 में थी, कमलनाथ की नर्मदा सरकार। नदी का इतना बड़ा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है, क्या उसे धार्मिक नहीं मानेगी सरकार? क्या फिर करते रहेंगे? देखिए, हमारा यही कहना है कि आप ऐसे निर्णयों को प्रशासनिक तौर पर लागू करिए, नीतिगत तौर पर लागू करिए। हर बात में धर्म को घुसेड़ने की क्या अरे आवश्यकता जी है? चलिए, हम वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी की ओर रुख कर लेते हैं। ब्रिज गोपाल जी, हम आशीष जी की ओर रुख करेंगे। आशीष जी, जिस तरीके से हमने हर बार देखा है, शराबबंदी को लेकर कई तमाम वादे और दावे तो किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर, जमीनी स्तर पर वाकई में कहीं ना कहीं तस्वीरें वो उस तरीके से नजर नहीं आती है। क्या लगता है, किस तरीके से, क्या वाकई में शराबबंदी हो पाएगी? नहीं, देखिए, शराबबंदी अगर पूरे प्रदेश में करना है तो वो एक अलग चीज़ है, और धार्मिक क्षेत्रों में करना है तो अलग। ये दो अलग विषय सरकार के सामने होंगे। दूसरी बात यह है कि धार्मिक शहरों की जो बात है, पहले तो 3 धार्मिक शहर थे उमा भारती के समय, महेश्वर, उज्जैन और अमरकंटक। उसके बाद बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान के समय बढ़ते रहे तो 17 हो गए। और लेकिन समस्या ये है कि इन शहरों की जो सीमा होती है, नगर सीमा, नगर निगम की जो नगर पालिका की सीमा के बाहर तो दुकानें होती हैं, उसके बाद वहाँ से लोग खरीदते हैं, खरीद के लाने पे शायद तो कोई प्रतिबंध जैसी कोई स्थिति होगी नहीं, ना कोई चेकिंग होगी, ना कुछ इस तरह का होगा। आप ये जो आसपास के कुछ जिले, वहाँ से लगातार इस तरह की बातें आती हैं कि होम डिलीवरी शुरू हो गई है, ठेकेदारों ने वहाँ होम डिलीवरी करने लगे हैं। तो निर्णय कोई भी हो, उसकी व्यवहारिकता पर पहले सरकार को सोचना चाहिए। और नशाबंदी का जो है, चाहे वो कुछ क्षेत्रों में की जाए या पूरे प्रदेश में की जाए, इसके उदाहरण बहुत अच्छे कभी नहीं रहे हैं पूरे देश में। बिहार इसका उदाहरण है, साउथ के कई राज्य हैं जिन्होंने कई बार नशाबंदी की, फिर छोड़ा, फिर बंद की, फिर नशाबंदी, फिर लागू। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। सवाल यह है कि जब नशाबंदी की जाती है तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अवैध शराब के लोग, अवैध शराब माफिया खड़ा हो जाता है, और वो उससे लोगों की जान पे खतरा बनता है। यहाँ बात शराब की पैरवी की नहीं है, उसकी व्यवहारिकता की बात है कि जब अवैध शराब बेची जाती है, जिसको बाद में उसमें जब कोई दुर्घटना होती है तो उसको जहरीली शराब बोला जाता है। और मध्य प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी शराबबंदी नहीं है, उसके बावजूद ये अवैध शराब के धंधे में कई जाने जा चुकी हैं। कई अधिकारियों को इसी सरकार ने हटाया है। उज्जैन में घटना हुई थी, उसके बाद मुरैना के पास हुई थी, इस तरह कई घटनाएं हुई हैं पिछले 2-2.5 सालों में। तो ये चीज़ें जब इस तरह की धार्मिक नगरी से जोड़ा जाएगा तो इसको में सरकार को बहुत एक्स्ट्रा जतन करना पड़ेंगे। निर्णय खराब नहीं है, चलिए निर्णय ठीक है, लेकिन फिर कैसे उसको रोका जाएगा? ये तो संभव ही नहीं है ना रोकना इसका। अभी भी जो पवित्र शहर के नाम से शुरू हुई थी योजना, और उसमें सीमाओं पर कई दुकानें हैं,
तो ये बहुत सारी सरकार इस तरह के फैसले करे तो फिर उसको बहुत सख्ती से लागू करे और फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन पे और एक एक आदमी की चेकिंग पर ये सब करना पड़ेगा सरकार को। एक एक्स्ट्रा जतन बनेंगे और अवैध शराब माफिया डेवलप होगा, वो एक अलग चीज़ है। और अभी भी ये स्थिति तो है ही, जो पवित्र शहर है या जो धार्मिक शहर है उनके बाहर ही दुकानें हैं। तो इस स्थिति में क्या बदलाव लाने वाले हैं ये देखना इस नीति में जरूरी होगा। लेकिन व्यवहारिक रूप से ये बड़ा, पिछली बार भी कई सरकारों ने, शिवराज सरकार के समय भी ये बात हुई थी, इसके पहले कांग्रेस की सरकार के समय, बहुत पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने भी ये मांग उठाई थी, उप मुख्यमंत्री थे वो। तो ये चीज़ें, और फिर कमलनाथ सरकार में भी ये बात हुई थी। तो जैसे अभी उमंग सिंघार ने पूरे प्रदेश में शराबबंदी की बात की है, वो भी एक पॉलिटिकल रूप से उन्होंने उसको प्रतिक्रिया के रूप में लिया है। व्यवहारिकता के रूप में जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी संभव नहीं हो पाया। तो व्यवहारिकता का तकाजा जरूरी है। राजस्व तो ठीक है, जो जैसे लोया जी बोल रहे थे 20-22 हज़ार करोड़ का राजस्व इससे मिलता है, अगर इसको बंद किया जाएगा तो ये राजस्व तो मारा ही जाएगा। और जो दूसरा माफिया है उसकी जेब में 20 की जगह 40 हज़ार करोड़ जाएगा। तो बहुत ही इस पे सावधानी से मुझे लगता है काम करना चाहिए। और फिर ऐसा काम करना चाहिए कि टोटल 100% शराबबंदी और कहीं से लीकेज ना हो। तो ये सब चीज़ें सरकार को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और अगर वो पवित्र शहर को इससे आज़ाद करना चाहते हैं तो बात ठीक है, लेकिन ये सबकी भावनाओं के साथ किस तरह से उसको मैच करेंगे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी बृजगोपाल जी, आपके रुकना चाहूंगी। जिस तरीके से आशीष जी ने कहा, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि देखा जाए अगर सरकार धार्मिक नगरी में शराब प्रतिबंधित करती है तो एक सवाल ये भी है कि आखिर जो अवैध शराब की बिक्री करने वाले माफिया है उनके लिए आपकी सरकार क्या करेगी, उसके लिए आपने क्या प्लान तैयार किया है? देखिए, दो बात है, मैं आशीष जी की बहुत सारी बातों से सहमति रखता हूँ, ये बिल्कुल सच है। और मैं एक बात और आपको बताऊं, मैं मां नर्मदा के उस तट पर ही रहता हूं जहां कभी शराब की दुकानें हुआ करती थी। और मैं ये बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि वहां कोई शराब पीने वाला नहीं है, मगर शराब वहां नहीं मिलती है, इसलिए बाहर से लाकर पीने की क्षमता बहुत कम लोगों की होती है। और निश्चित उसमें गुणात्मक कमी आई है। हम ये नहीं कहते हैं कि वह 100% परिणाम आ गया, मगर कमी आना भी सरकार के लिए उत्साहवर्धन करती है। दूसरी बात, ये धार्मिक नगरियों की जब चयन की बात आई तो हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि ये इसमें इनकी सांप्रदायिकता है। ये हमारी सांप्रदायिक राजनीति कैसे हो सकती है? हमसे तो कोई भी समुदाय कहे कि ये उनके लिए पवित्र नगर है, हम वहां के लिए निर्णय करेंगे। मेरा मानना बड़ा स्पष्ट ये है कि विपक्ष की ये बात बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बनती है कि जब सरकार कोई पॉजिटिवली कोई कदम उठाती है, कोई बड़े परिवर्तन की ओर जाती है, तो सबसे पहले विपक्ष का कर्तव्य है कि वो उसमें सहयोग पैदा करे। सरकार की प्रतिष्ठा भी तो वैसी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी कर रही है, ऐसा लगता है कि जैसे वो माफियाओं के साथ है। और एक बात फिर से कहता हूं, जिन राज्यों में माफिया तो भाजपा में है सर, शराबबंदी हुई, कुछ बातें बड़ी ईमानदार होना चाहिए राजनीति में, परंतु जो अभी लोया जी आपकी बात से भी हम सहमत हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर फिर जो होने वाली घटनाएं, अगर धार्मिक नगरी में शराब प्रतिबंधित कर दी गई और जो लोग पीते हैं, क्योंकि देखा जाए मध्य प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जो शराब पीते हैं और बाहर से लेकर आएंगे, घटनाएं बढ़ेंगी, तो उन घटनाओं को किस तरीके से रोकेंगे आप? आपका एक प्लान भी तो होना चाहिए ना। अगर सरकार आपकी बंद कर रही है धार्मिक नगरों में शराब, तो उसके साथ कोई और प्लान भी तो होना चाहिए घटनाओं को रोकने के लिए, क्योंकि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ घटनाएं बहुत होती है। जी, मैं बिल्कुल बड़ी गंभीरता के साथ आपसे कहता हूं कि देखिए, मैं इस सब बातों को स्वीकार करता हूं कि कहीं भी 100% लीक बंद नहीं हो पाया है, ये हम स्वीकार करते हैं। परंतु हमारे प्रयत्न और एफर्ट कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 वर्ष पहले बनी मध्य प्रदेश में। इसके 20 वर्ष पहले आप समझिए ना कि पूरे मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करता था। एक और डाकुओं की समस्या थी, एक तरफ नक्सलियों की समस्या थी, और इंदौर और भोपाल में किस तरह के सड़कों पे सोना मिल रहा है। परंतु हमारे एफर्ट थे, हमने मध्य प्रदेश के हमारे समय में मंत्रियों ने तो दूसरे मंत्रियों की मुखबरी की नहीं। जी चलिए गोपाल जी, अभी हम रुक कर लेते हैं। विक्रम जी कुछ कहना चाहते हैं, विक्रम जी की बातें सुन लेते हैं। जी विक्रम जी। हम ये मानते हैं कि पूरा मध्य प्रदेश धार्मिक है। जिस प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा जैसी पवित्र नदी हो, उस प्रदेश को पूरे धार्मिक नजर से देखना चाहिए, मेरा ये मानना है।
और हमारा नहीं, ये पहले- मानना है कि शराबबंदी को धर्म से या उस समुदाय से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। यदि सरकार इसमें गंभीर है तो इसको एक नीतिगत तौर पर प्रस्तुत करे और पूरा 5 साल का विजन दे, जैसे कि विशेषज्ञ महोदय भी कह रहे थे कि इसकी व्यवहारिकता बहुत कम है। यदि इसकी व्यवहारिकता बहुत कम है तो सरकार बताए कि 5 साल किस तरीके से करेगी। और आप भी कह रहे थे कि इसमें सांप्रदायिकता का जहर बोलेंगे। सांप्रदायिकता इसलिए कह रहे हैं कि पूरा मैं आपसे मध्य प्रदेश ही धार्मिक है, और जैसे कि आपके विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि इसकी व्यवहारिक बिल्कुल शून्य है, तो आप इसको कैसे लागू करेंगे? इसका अवैध व्यापार कैसे रोकेंगे? सारा माफिया तो भाजपा का है। क्या भाजपा के लोगों को फिर स्पेशल परमिट मिलेगा शराब की तस्करी करने के लिए? देखिए सर, ये हमारा फिर से आरोप है। जनता को हम बताना चाहते हैं कि इस तरह के जो प्रहसन आप करते हैं उसके पीछे आपकी जो नीयत है वो इतनी गंभीर रहती है कि आप लोगों के संवैधानिक अधिकारों से उनको वंचित कर देते हैं। और आप जो 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो हमारे समय में किसी मंत्री ने दूसरे मंत्री की मुखबरी करके सोना नहीं पकड़वाया है। आप लोगों ने तो ये मध्य प्रदेश बना दिया है कि 4 दिन तक कारें घूमती रहती हैं, जी सोना चलिए, उसमें घूमता ऐसे तो रहता है। चर्चा नहीं हो पाएगी। ब्रजगोपाल जी, विक्रम जी, हम वरिष्ठ पत्रकार के और लेते हैं। आशीष दुबे जी, क्या माना जाए जिस तरीके से जो घटनाएं होती है, अवैध माफिया एक्टिव हो जाते हैं अगर शराब प्रतिबंधित होती है धर्मनगरी में भी, क्योंकि कई लोग हैं ऐसी संख्या देखे तो इतनी सारी संख्या है जो शराब पीती है। और साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि सरकार वाकई में ये लागू करेगी या फिर सिर्फ कानापूर्ति कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को भी, या कोई भी सरकार हो, उसको लोक लुभावन निर्णयों से बचना चाहिए। निर्णयों में व्यवहारिकता होनी चाहिए, ठोस हकीकत का आकलन होना चाहिए, ठोस ज़रूरतों का आकलन होना चाहिए। और जनता के लिए जो भी निर्णय लिए जाएं उसमें मुझे लगता है अधिकाधिक जनता की राय शामिल होना चाहिए। कुछ लोगों की राय से कुछ फैसले करने के बाद कुछ चीज़ें बड़ी टिपिकल हो जाती हैं सरकार के लिए। खासतौर पर नीचे जो तंत्र होता है, प्रशासन होता है, वो बहुत मुश्किल में फंसते हैं। और इतनी सारी आबादी है, 7.5 करोड़ लोग हैं, तो 7.5 करोड़ पुलिसकर्मी या निगरानी तंत्र नहीं हो सकता। तो इसलिए निर्णयों को अमली जामा पहनाने के पहले जनता की राय और भावनाएं सोच लेना चाहिए। पहले शायद एक पर्टिकुलर कुछ किलोमीटर थे, उसके बाहर दुकानें होती थीं, अब शायद वो दायरा और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन उसमें जो बाहरी लोग या अवैध लोग घुसपैठ करके फिर उस दायरे को तोड़ेंगे, उसको संभालना मुश्किल होता है। तो शराब, फिर मैं कहता हूँ कि खराब चीज़ है, उसको बंद करें, लेकिन ये व्यवहारिक तौर पे संभव नहीं। दूसरी बात ये भी है कि देखिए, सरकार ने, जैसे एक छोटा उदाहरण है कि होशंगाबाद में या नर्मदापुरम जिससे अब नाम है, और उज्जैन है, यहाँ पर अभी रीजनल इंडस्ट्री समिट की, जिसको कॉन्क्लेव उन्होंने कहा जी। इसके बाद ये बात आई कि वहाँ विदेशी निवेश आएगा, जाहिर है विदेशी लोग आएंगे, वहाँ काम करेंगे, तो सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा? तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे निर्णयों में फंसने लगती हैं। तो इसलिए या तो निर्णयों को सरकार के जो कुछ योजना है उनको इस क्षेत्र से अलग रखें, या फिर उस योजना में कोई ऐसा व्यवहारिक परिवर्तन करें। तो इसलिए जो मंशा है, जो चीज़ है, वो अच्छी है, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि व्यवहारिकता, शिवराज सरकार के समय में ये स्थितियाँ आई थी। उमा भारती ने भी इसके लिए बीच में बहुत आग्रह किया था और बहुत चीज़ें की थी, तो सरकार ने बड़ी मुश्किल में उस चीज़ों को हैंडल किया था, क्योंकि सरकार का अपना एक आर्थिक पक्ष भी है, एक सामाजिक पक्ष भी है, जो सामाजिक तौर पर नुकसान नहीं होना चाहिए जहरीली शराबों से, या अवैध माफिया की जेब में पैसा नहीं जाना चाहिए। तो इन सब पहलुओं को देख के यदि सरकार कोई काम करती है तो सामाजिक बुराई के तौर पर तो ये ठीक है कि चलिए इसको बंद कर दिए, लेकिन बेहतर ये होगा कि जागरूकता ली जाए, और यदि निर्णय लिए जा रहे हैं तो अधिकाधिक जनता की राय ली जाए। जी, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से एक सवाल करना चाहूंगी, संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा, हमारे पास समय कम है, कि यदि सरकार धार्मिक नगरी में भी शराब प्रतिबंधित कर रही है, उसकी शुरुआत वहां से कर रही है, तो क्या आपकी पार्टी उनका समर्थन करेगी या फिर विरोध करेगी? अच्छा नीतिगत निर्णय हो तो हम बिल्कुल समर्थन करेंगे, लेकिन जब हमको पता है कि ये महज नौटंकी है, जैसा कि आपके विशेषज्ञ खुद कह रहे हैं, शराब, देखिए आप शराब के पीछे जो रेवेन्यू है उसकी विशालता को आप देखकर ये
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लोकप्रिय डिमांड है। लोग शराब पी रहे हैं। अब जैसे उन्होंने ही बताया कि 7.5 करोड़ लोग हैं, तो 7.5 करोड़ लोगों पर आप पहरेदारी थोड़ी बिठा सकते हैं। ये शुद्ध और शुद्ध नौटंकी है। सरकार की मंशा कतई ईमानदार नहीं है। जी, हम ये- चलिए, हम बृजगोपाल ये मांग जी। करते हैं कि सरकार 5 साल के लिए शराब जी। बंदी के लिए कोई प्रोजेक्ट या कोई नीति हमारे सामने रखे, फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। जी जी, बृजगोपाल जी, आपने आशीष जी की बातें भी सुनी है, तो क्या सरकार वाकई में इसको लेकर निर्णय लेगी या फिर खाना पूर्ति कर रही है? जी चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है पहले तकनीकी ये खराबी के प्रतिबंध तो अभी चलते। लागू ही है ना ऑलरेडी, इसको जी। कैसे फैलाना है ये देखने की बात है, ये तो लागू जी है। जी, चलिए, बृजगोपाल जी, विक्रम जी और आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस के इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से शराबबंदी को लेकर जो सियासी घमासान है वो जारी है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। धार्मिक नगरी में शराब प्रतिबंधित को लेकर जो लागू करने के निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल मध्य प्रदेश के मुद्दे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।